चेहरे पर इसकी आंखें बहुत अजीब थी, जैसे उसका सारा चेहरा अपना हो और आंखें किसी दूसरे की, जो चेहरे पर पपोटों के पीछे महसूर कर दी गई। इसकी छोटी नोकदार ठोड़ी, पिचके लबों और चौड़े चौड़े किलों के ऊपर दो बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखें अजीब सी लगती थी। पूरा चेहरा एक चालाक ज़हीन, शातिर, खुदगर्ज और कमीने आदमी का था। ऐसा चेहरा जो 35 बरस बाद अक्सर उन इंसानों के यहाँ मिलता था जो नौजवान होते ही गलत धंधों में पड़ जाएं। इसीलिए मुझे उसकी आंखों से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मालूम नहीं कहां से चुराई थी जालिम ने ये आंखें। मैं इसकी दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने गया था। कोलुओन में इसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। बाहर तख्ता लगा था, यहाँ जोड़ा 24 घंटे में तैयार किया जाता है। तख्ते ने मुझे दुकान के अंदर जाने पर माइल किया। एक तो ये थी, दूसरी वजह उसका नाम था, जो तख्ते पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, प्रोप्राइटर बीडी इजरानी। वो बीडी इजरानी था और मैं जीडी इजरानी। नामों की मुमासिलत ने भी मुझे इस दुकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो उम्दा कपड़े पहने, मुंह में लंबा सिगार दाबे, हाथों में हीरे की 2 अंगूठियां पहने, बढ़िया तंबाकू का खुशगवार धुआं छोड़ते अपनी कुशादा दुकान में इधर उधर घूम रहा था। पहले तो उसने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन ऑर्डर लेते वक्त जब उसने मेरा नाम मालूम किया तो खुशी से चौंक पड़ा। हम दोनों सिंधी थे और एक ही जात वाले, और ये हांगकांग था, वतन से इस कदर दूर। चंद मिनटों में हम एक दूसरे से घुल मिल गए, जैसे बरसों के दोस्त हों। उसने मुझे रात के खाने पे अपने घर आने की दावत दी, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। फिर मैंने अपनी एक तकलीफ भी इससे बयान की। मैं कैंथ होटल में ठहरा था। बॉम्बे ऑब्जर्वर के नुमाइंदे की हैसियत से हांगकांग आया था। ये सस्ता किस्म का होटल था। एक रोज रात को 2 बजे के करीब मैं लौटा तो मालूम हुआ होटल के 8-10 कमरों में एक साथ चोरी हो गई है। बदकिस्मती से उनमें मेरा कमरा भी शामिल था। मेरे दोनों सूटकेस चोरी हो गए थे और टाइपराइटर भी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, करेगी और करती रहेगी, मगर मुझे 2 दिन बाद बंबई लौटना था। ऑब्जर्वर के एडिटर ने फौरन वापस आने के लिए तार दिया था। हांगकांग में मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे बंबई पहुंचकर वहां से फौरन नैरोबी जाना था। मुझे कुछ रकम चाहिए, मैंने बीडी इजरानी से कहा, मगर मैं अब उसके एवज सिर्फ अपना चेक पेश कर सकता हूं, वो भी हिंदुस्तान के बैंक का। कितनी रकम चाहिए? उसने पूछा। 500 रुपए। जरूर। बीडी इजरानी ने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे साथ चलो, मैं अभी बैंक से अपनी गारंटी पर आपका चेक कैश कराए देता हूं, या खुद रकम दे दूंगा। यहां हम सिंधियों का अपना एक बैंक है, दी सिंधी मर्केंटाइल बैंक। 5 मंजिला इमारत में वाक़ था। बीडी इजरानी ने मुझे बताया कि बैंक की इमारत का मालिक वही है। 11,000 रुपए किराया हर महीने आता है। वो बैंक का डायरेक्टर भी है। 500 रुपया दिलवा कर उसने मुझसे कहा, शाम के ठीक 6 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। घर जाने से पहले थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। मैं शाम के ठीक 6 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया। वो पहले से ही मेरी राह देख रहा था। दुकान के मुलाजिमों को हिदायत देकर वो मेरे साथ बाहर निकला। दुकान के बाहर बादामी रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी। हम इसमें बैठ गए। वो मोटर बहुत तेज चला रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक बहुत उम्दा थे। इसका चेहरा छोटा मगर जिस्म बहुत मजबूत था। खास तौर पर उसके हाथ बड़े मजबूत और बालों से भरे दिखाई देते। खूबसूरत जोड़े के अंदर उसका जिस्म जरूर किसी बिन मांस या गोरिल्ला का रहा होगा। वो राह चलते चलते सीटी बजाता, किसी खूबसूरत चीनी लड़की के करीब जाकर अपनी तेज मोटर एकदम धीमी करके इससे चीनी जबान में कुछ कहता और फिर हंसकर आगे चल देता।
इसके लब और लहजे से मालूम होता था कि नाशाइस्ता फिक्रे किस रहा है। किसी चीनी लड़की से पिटे नहीं अब तक? मैंने पूछा। यहाँ किसमें हिम्मत है जो इस रानी को पीटे? ये गली मेरी है, तुम्हारी कैसे है? इस गली के सब गुंडों को मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे 2 जुआ खाने चलते हैं, देखोगे? देख लेंगे। सामने क्रॉकरी की दुकान, पिछवाड़े जुआ खाना, दोनों के दरमियान जाए हाजत का एक लंबा कमरा, जिनके अंदर 2 उधेड़ उम्र के चीनी छोटे छोटे तौलिए लिए खड़े थे। वो इस रानी को तो पहचानते ही थे, इसीलिए मुझे जुआ खाने जाते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मगर दूसरे ग्राहकों के लिए कोड वर्ड था। इस जुआ खाने में वही जा सकता था जिसे वो खुफिया लफ्ज मालूम होता, वरना बस हाजत दूर करे और वापस हो जाए। मैं हर काम बड़े स्टाइल से करता हूँ। बीडीज रानी ने मुझे अपना जुआ खाना दिखाते हुए कहा। उम्दा सजे हुए 10 कमरे, दुबैज बेआवाज गलीचे, खामोश मौदी बैरे, नाजुक इंदाम चीनी लड़कियां जाम पेश करती हुई और अमीर ग्राहक। यहाँ हाई क्लास जुआ चलता है। सिर्फ गिने चुने ग्राहक यहाँ आते हैं। रोज रात को $2,500 मुझे यहाँ से मिलता है। बाहर क्रॉकरी की दुकान भी अच्छी चलती है। बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने इससे कहा। यहाँ तो खलीफा हारून रशीद की तरह ताली बजाने को जी चाहता है। कौन खलीफा? उसने हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछा। इसकी आंखें मुझे उस वक्त बड़ी मासूम और भोली सी मालूम हुई। कुछ नहीं, मैंने बात टालते हुए कहा। बंबई में मेरा एक दोस्त है। वो मुझे उस वक्त याद आ गया जब वो कोई अच्छी जगह देखे तो ताली पीटने लगता है। क्या बचपना है, उसने मुझसे कहा और लंबा सिगार अपने मुंह में लेकर उसका खुशगवार धुआं मेरे मुंह पर फेंकने लगा। जुआ खेलोगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मुझे लिए बाहर आ गया। दूसरा जुआ खाना दिखा के वो मुझे टी हॉक स्ट्रीट में ले गया। वहां भी सब लोग उसे जानते थे। उनके चेहरों से लगता था जैसे इससे डरते भी हों। यहाँ मेरा एक चंडू खाना है, इस रानी ने मुझसे कहा। क्या अभी तक इधर चंडू खाने मौजूद हैं? मैंने इससे पूछा। हांगकांग में तो है, उधर सुना है नहीं रहे। इस रानी ने मुंह से अपना सिगार निकाल उधर चीन की तरफ इशारा किया। चंडू खाने की फिजा मुझे बड़ी भली मालूम हुई। अच्छा इंतजाम था। हशत पहलू चीनी शमादान, हर पहलू पर रंगदार झालरें लटकती हुई, छोटे छोटे प्यालों में अनवा और इकसाम की मुनशियात और तिरछे पपोटों वाली हसीनाएं जो नशा ला सकती थी। ये चंडू खाना भी हशत पहलू था। हर कमरा एक मरकजी हाल में निकलता, जिसमें चंद चीनी साजिंदे बैठे थे और एक चीनी रकासा ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। मिकाओ से मंगाई है, इस रानी ने मुझे बताया। $200 रोज पर। कैसी है? अच्छी है। मिलोगे? नहीं, तुम्हारी मर्जी। बाहर आके हम उसकी मर्सिडीज में उड़ गए। उसने बताया पूरे कोलुओन में टी हॉक का चंडू खाना सबसे बढ़िया है। रात को $5-7 की ग्राहकी होती है, दिन को भी 2-2.5 हजार की हो जाती है। वंडरफुल बिजनेस। और कपड़े की दुकान? मैंने पूछा। अरे वो तो एक साइन बोर्ड है, वहां से क्या मिलता है? आजकल सीधा धंधा करके कौन जी सकता है? कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, उसने मुझसे कहा। इसमें क्या शुबा है, मैंने जवाब दिया। फिर वो मुझे एक कहबा खाने ले गया। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो दरअसल मुझे अपनी सल्तनत दिखा रहा था। गरीब सिंधी आज से 35 बरस पहले $200 लिए हांगकांग आया था। आज उसी बीडीज रानी का शुमार हांगकांग के अमीर तरीन लोगों में होता है। ऐसे ऐसे मेरे 6 हैं, उसने पहला कुहबा खाना दिखाते हुए कहा। कोई लड़की पसंद आई? नहीं। क्या तुमको लड़कियां पसंद नहीं? है तो सही, मगर अपने घरों में। क्या मतलब? उसने फिर उन्हीं हैरत ज़दा मासूम निगाहों से मेरी तरफ देखा।
जो उसकी बड़ी बड़ी रोशन और स्याल पतीलों से छिनकर आ रही थी। इस लम्हे वो निगाहें बहुत पाकीज़ा थी, सर्दियों की पहली बर्फ की तरह मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैंने तशरीह करना मुनासिब न समझा, सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए हांगकांग और कलकत्ता या बंबई के कहबा खानों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क है तो महज जाहिरी सजावट या फिर चेहरे की जाहिरी साखत में। वहां लड़कियां भारतीय हैं, यहां चीनी, और कोई फर्क नहीं। ओह, मैं समझ गया, तुमको फॉरेन माल पसंद है। एबेंसी रोड पर जो मेरा बुरा थल है, इसमें बाहर का माल भी मिलता है। अभी तुमको उधर ले चलता हूं। उधर एक नई छोकरी आई है, इसको जरा देख लूं। इजरानी ने मुहतमीम से चीनी में कुछ बात की। वो लोग हमें एक नियम तरीक कमरे में ले गए, जहां एक चीनी लड़की हाथ पांव से बंधी सोफे पर पड़ी थी। इजरानी के कहने पर उसके हाथ पांव खोल दिए गए। इसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी। इजरानी चंद मिनट तक उसे चीनी जबान में कुछ समझाता रहा, मगर वो लड़की बराबर सिर हिलाकर इनकार करती रही। आखिर में चीखने और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी। इजरानी ने घूसा मारकर लड़की को नीचे गिरा दिया। इसके मुंह से खून जारी हो गया। वो फर्श पर पड़ी पड़ी सिसकने और वहशत ज़दा निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। इजरानी मुझे लेकर बाहर आ गया। उसने दरवाजा बाहर से बंद करके अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कल ही ताइवान से 6 लड़कियों का एक बीज मंगवाया है। हर दूसरे तीसरे महीने नई मंगानी पड़ती है, वरना कारोबार नहीं चलता। अगवा करके लाई गई है, इसीलिए धंधा बिल्कुल नहीं जानती, एकदम अनाड़ी है। उसे कुछ मर्दों के हवाले करता हूं, तभी सीधी होगी। इसका घर बहुत उम्दा और छोटी सी पहाड़ी ढलवान पर वाक़ था। वहां से हांगकांग का सारा मंजर नजर आता। बीवी शारदा बहुत ही घरेलू और सीधी साधी औरत थी। 2 बच्चियां थी, बड़ी प्यारी और मासूम। एक 10 साल की होगी, दूसरी कोई 12-13 बरस की। उसने मुझे बताया सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी। इसका खावंद अमेरिका में कारोबार करता है, सिंधी है। जुनूबी अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है इसका। मेरी लड़की के 2 बच्चे भी हैं। वो बहुत खुश है अपने घर में। लड़का कोई नहीं? मैंने पूछा। लड़का ना हो तो मुक्ति कैसे होए? वो जोर से हंसा। 2 लड़के हैं, मगर दोनों सियाने उम्र के। एक को पी के वो चहकने लगा। भगवान ने सब कुछ दिया है मुझको। शारदा उसके करीब बैठी हमारी बातें सुनते पीले रंग की ऊन से एक स्वेटर बुन रही थी। थोड़ी देर बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लाके मुझे दिखाई। एक खूबसूरत बेअक्ल लड़की एक मोटे ताजीर के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर वो हमाकत भरी खुशी तारी थी, जो सिर्फ शादी के इब्तिदाई दिनों में नजर आती है। तभी वो हंसकर बोला, 35 साल हुए मैं हांगकांग आया था $200 लेकर। आज 2 करोड़ से ज्यादा की जायदाद मेरे पास है। तुम एक आतिश फिशरा पहाड़ के दहाने पर बैठे हो। हांगकांग 2 घंटे में चीन के पास जा सकता है। मैं बेवकूफ नहीं, इजरानी बोला। इसीलिए मैंने अपनी फर्म का सदर दफ्तर मनीला में खोला है। सुखदास कवास का इंचार्ज बना दिया। बाकी सब बंदोबस्त ऐसा है कि मैं भी हांगकांग से 2 घंटे में जा सकता हूँ। एक अजीब मुकद्दस मुसर्रत आमेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। वो बड़े इत्मीनान से अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते कह रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। खाना खा के हम कॉफी पी रहे थे कि दीवारी घड़ी ने 10 बजाए। इजरानी के मुंह से निकला, अरे! कॉफी की प्याली उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसने जल्दी से चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। शारदा दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई और दौड़ी दौड़ी वापस आई। इसके हाथ नेता दरता बहुत से रुमाल पकड़ रखे थे। शारदा ने जल्दी से वो रुमाल इजरानी के घुटनों पर रख दिए। मैंने देखा इतनी देर में इजरानी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। न सिर्फ चेहरा बल्कि उसकी हथेलियां भी भीग गई थी।
जल्दी ही वो रुमाल लेकर अपनी आंखें साफ करने लगा, मगर आंसू थे कि इसकी बड़ी बड़ी आंखों से उबलते चले आ रहे थे। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। वो रुमाल से अपने आंसू साफ करते हुए बोला, तुमसे बातें करते हुए मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्या ख्याल नहीं रहा? कि वक्त आ गया है। कौन सा वक्त? वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, मुझे इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं, बस अगर कोई तकलीफ है तो यही, जूं ही रात के 10 बजे मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कभी घंटा भर, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे मेरी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। मगर क्यों? क्या मालूम। अमेरिका तक हो आया हूं इन आंखों के इलाज के लिए, मगर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। किसी डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता नहीं चल सका। क्या होता है? बस आंसू बहते हैं, बस आंसू बहते हैं, और कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, और कोई तकलीफ नहीं होती। इसकी आंखें रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो बार बार रुमाल लगाकर अपनी आंखों को खुशक करता, आंसू बहकर निकलते चले आ रहे थे। यकायक मुझे उसका भीगा, आंसू से तर चेहरा एक ऐसी लाश का चेहरा दिखाई दिया जो पानी में डूबी हो। फिर दूर किसी गहरे कुएं से मुझे एक लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। शायद ये आंखें एहतिजाज करती है। क्या? वो आंखें पोंछते पोंछते मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, ये वो बीमारी है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने सर पर टोपी रख उसे सलाम किया और इजरानी और इसकी बीवी को हैरान और शशदर छोड़कर बाहर निकल आया। कहबा खाना की लड़की अब हंस रही थी।